गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए हम टॉटोमेरिज्म में आगे की चर्चा स्टार्ट करते हैं। मैं आपके सामने कंपाउंड लिखता जाऊंगा और एक टेबल कंप्लीट कर लेते हैं कि अल्फ़ा एच कितने हैं और टॉटोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। CH3 CHO CH3 CH2 CHO CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 CH3 C CH3 CH CO CH3 number of alpha H टॉटोमेरिज्म। देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप से सीधा जुड़ा हुआ कार्बन अल्फ़ा हो गया, तो ये अल्फ़ा कार्बन हुआ, ये कार्बन अल्फ़ा हुआ। मैं लिख रहा हूँ, ये भी कार्बन अल्फ़ा है जेंटलमैन, ये भी कार्बन अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा कार्बन है और ये अल्फ़ा कार्बन है, ये कार्बन अल्फ़ा है और ये कार्बन अल्फ़ा है। तो यू कैन सी दैट जेंटलमैन कि यहाँ पे 3 अल्फ़ा एच हो जाएंगे, यहाँ पर 2 अल्फ़ा एच हो जाएंगे, यहाँ पर 6 अल्फ़ा एच हो जाएंगे, यहाँ पर 3 और 1 4 अल्फ़ा एच हो जाएंगे, यहाँ पर 3 अल्फ़ा एच हो जाएंगे। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा, ये भी टॉटोमेरिज्म शो करेगा, ये भी टॉटोमेरिज्म शो करेगा, ये भी टॉटोमेरिज्म शो करेगा जेंटलमैन, और ये भी टॉटोमेरिज्म शो करेगा। कंटिन्यू रखेंगे इस क्वेश्चन को। CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड O H H C O H C डबल बॉन्ड O H CO CH3। तो यहाँ पर देखिए जेंटलमैन, 1 अल्फ़ा एच है, यहाँ पर 0 अल्फ़ा एच है, यहाँ पर भी ये फंक्शनल ग्रुप है लेकिन अल्फ़ा कार्बन पर कोई अल्फ़ा एच नहीं है, तो 0। इसमें ये 3 अल्फ़ा एच हैं, तो ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा और ये करेगा।
PH CO PH। ये कार्बोनिल कंपाउंड है जिसमें एक भी अल्फा H नहीं है जेंटलमैन। एक मोनोकार्बोनिल कंपाउंड है जेंटलमैन जिसमें 2 अल्फा H है। ये एक डाई कार्बोनिल कंपाउंड है जिसमें 2 अल्फा H हैं जेंटलमैन। ये कीटो ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप, इससे डायरेक्टली अटैच 2 अल्फा कार्बन है, तो इसमें 4 अल्फा H हैं जेंटलमैन। ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ये करेगा, ये भी करेगा और ये भी करेगा। ये कार्बोनिल कंपाउंड है और इससे सीधा जुड़ा जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन है, इस पे अल्फा H है, लेकिन ये जो कार्बन है वो sp2 है जेंटलमैन। ये कार्बन क्या है? sp2 है, तो डज नॉट शो sp2 कार्बन डज नॉट शो टॉटोमेरिज्म। sp2 carbon does not take part in tautomerism, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये डाई कार्बोनिल कंपाउंड है, 2 2 4 2 6 2 8, इधर भी अल्फा H है, इधर भी अल्फा H है, तो इसमें 8 अल्फा H हैं जेंटलमैन, यू कैन सी दैट। और ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा क्योंकि sp3 कार्बन। ये अल्फ़ा कार्बन है जेंटलमैन, इसमें 2 अल्फा H है, तो ये भी टॉटोमेरिज्म शो करेगा। तो कार्बोनिल कंपाउंड हुआ, इमाइन हुआ, नाइट्रो कंपाउंड हुआ, ऐसा कोई भी सिस्टम जिसमें हम हाइड्रोजन एटम को ऑसिलेट करा सकते हैं जेंटलमैन, 1,3 टॉटोमेरिज्म बोलेंगे उसे, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म बोलेंगे, नाइट्रो एसी नाइट्रो टॉटोमेरिज्म बोलेंगे। मैंने आपको बताया था कि अगर हम नाइट्रो कंपाउंड की बात करें तो नाइट्रो कंपाउंड मतलब इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ,
और इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मैं ड्रॉ कर सकता हूँ ऐसे। दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो यू कैन सी दैट जेंटलमैन, मैंने आपको बताया था कि ये जो कार्बन है ये 1 ये 2 हो जाएगा और इसे हम थर्ड एटम बोलेंगे। सिमिलरली इसे हम अल्फ़ा कार्बन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से जब इसका हम टॉटोमर बनाएंगे तो इसका टॉटोमर जब हम बनाएंगे तो यहाँ से एक H को, ये H ऐसे रखा हुआ है अल्फ़ा, इसको माइग्रेट कराएंगे, ऑक्सीजन पे ले जाएंगे। तो ये नाइट्रो फॉर्म है जेंटलमैन, और इसे AC नाइट्रो फॉर्म बोलते हैं। इस अल्फ़ा H के चलते, इस अल्फ़ा H के चलते ड्यू टू अल्फ़ा H, और मैंने कई बार आपको बताया कि वो एसिडिक होता है, बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ड्यू टू अल्फ़ा H, ड्यू टू एसिडिक H, नाइट्रो फॉर्म, नाइट्रो कंपाउंड आर soluble in NaOH, soluble in NaOH। मतलब हम दूसरी बात ये कह सकते हैं जेंटलमैन कि ऐसा कोई भी नाइट्रो कंपाउंड जो टॉटोमेरिज्म शो करेगा, और नाइट्रो कंपाउंड which can show tautoisomerism is soluble in NaOH, is soluble in NaOH, जिसको आप बोलते हैं बेस, कास्टिक सोडा। ये आपको ध्यान देना। देखो इस पे हम क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत अच्छा। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया जाए, पहला कंपाउंड दिया गया है CH2NO2, सेकेंड कंपाउंड इज CH3 ट्वाइस, CHNO2, थर्ड कंपाउंड इज CH3 होल थ्राइस, CNO2, and fourth compound is PHCH2NO2। क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग शो टॉटोमेरिज्म, कौन सा कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करेगा। तो हम यहाँ पे अल्फ़ा H लिख लेते हैं और टॉटोमेरिज्म लिख लेते हैं। और ये लिख लेते हैं कि soluble in NaOH।
NaOH में कौन घुल जाएगा? देखिए साहब, ये अल्फा कार्बन है तो इसमें 2 अल्फा H होंगे तो ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा। इसमें आप देख पा रहे हैं कि 1 अल्फा H है तो ये भी टॉटोमेरिज्म शो करेगा। इसमें कोई भी अल्फा H नहीं है तो ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। इसमें अल्फा H 2 हैं, अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा H नहीं है तो ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा। तो जो भी टॉटोमेरिज्म शो कर रहा है वो NaOH में सॉल्युबल हो जाएगा जेंटलमैन। ये आपको ध्यान देना है कि वो NaOH में सॉल्युबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नाइट्रो कंपाउंड में ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आपको 4 कंपाउंड दिए गए हैं। इसमें ये बताना है कि कौन सा कंपाउंड कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म शो करता है। कौन सा कंपाउंड कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म शो करता है? देखिए इसमें अल्फा H है, अल्फा H है, टॉटो आइसोमेरिज्म शो ये भी करेगा। इसमें भी अल्फा H है, टॉटो आइसोमेरिज्म शो ये करेगा, लेकिन ये वाला करेगा sp3 कार्बन, ये नहीं करेगा, ये sp2 है। इसमें अल्फा H है, ठीक है ना, अल्फा H है लेकिन टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा क्योंकि sp2 कार्बन टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ, नोट कर लेंगे कि sp2 कार्बन डज नॉट पार्टिसिपेट इन टॉटोमेरिज्म। इसमें ध्यान देना है कि ये इनॉल फॉर्म है और इसका हमें कीटो बनाना है तो इसका हम कीटो बना सकते हैं जेंटलमैन। CH2CHO, तो ये इसका कीटो फॉर्म बन जाएगा। तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि ये अल्फा था, तो ये भी टॉटोमेरिज्म शो करेगा। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं कि कौन टॉटोमेरिज्म शो करेगा और कौन नहीं करेगा। तो जेंटलमैन
अब हम ये सीखेंगे, हम लोगों ने कंडीशन समझ ली, हम लोगों ने टॉटोमेरिज्म के एग्जाम्पल समझ लिए, हम लोगों ने अल्फ़ा एच काउंट करना सीख लिया। अब चर्चा ये करनी है कि मैंने आपको बताया था कि इन जनरल जो कीटो फॉर्म होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, किससे? इनॉल फॉर्म से। तो ध्यान ये देना है कि हमें सीखना है इनॉल कंटेंट। इनॉल कंटेंट इन कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। इनॉल कंटेंट इन कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। लेकिन एक जनरल पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि इन जनरल कीटो फॉर्म is more stable than keto form is more stable than enol form that is percent content of keto form is percent content of keto form is more than percent of enol। जैसे हम बात करें एसिटल्डिहाइड की, एसिटल्डिहाइड की बात अगर करें जेंटलमैन, दिस वन इज कीटो फॉर्म, दिस वन इज कीटो फॉर्म। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सी डबल बॉन्ड ओ का जो एनर्जी बैरियर होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, सी डबल बॉन्ड ओ का एनर्जी बैरियर बहुत ही ज़्यादा होगा। तो इसका जब हम इनॉल बनाएंगे तो इसका जो इनॉल होगा वो लगभग 1% ही बनता है, क्योंकि सी डबल बॉन्ड सी बन रहा है यहाँ पे मैंने बताया था, और यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ये 99% बनता है। ये डेटा आपको याद रखने, इनके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। तो ये 99% बनता है और ये 1% बनता है, मतलब कीटो फॉर्म इज़ मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म। क्योंकि मैंने इसका आपको रीज़न बताया था कि सी डबल बॉन्ड ओ इज़ मोर स्टेबल देन सी डबल बॉन्ड सी और सी ओ बॉन्ड। ये इसका रीज़न है। सिमिलरली अगर हम दूसरे केसेस में, जैसे हम एसीटोन की बात करें, अगर हम एसीटोन की बात करें जेंटलमैन, तो दिस वन इज ऑल्सो मोनोकार्बोनिल कंपाउंड, मतलब इसको बोलते हैं मोनोकीटोन। तो ये भी कीटो फॉर्म लगभग 99% रहता है।
और जब इसका इनॉल हम बनाते हैं तो कारण वही है, और ये लगभग 1% ही प्राप्त होता है इसका इनॉल फॉर्म। तो ध्यान देना है आपको। बट कीटोन आर मोर स्टेबल देन एल्डिहाइड, एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन, कीटोन आर मोर स्टेबल देन एल्डिहाइड। तो बोले सर 99%, उसमें भी था 99%, तो इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, बिकॉज बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, दो दो मिथाइल लगे हुए हैं जेंटलमैन। तो आपको रिमेंबर रखना है कि कीटोन आर मोर स्टेबल देन एल्डिहाइड। ये मोर स्टेबल होगा एल्डिहाइड से। मतलब एल्डिहाइड इन फ्यूचर आप पढ़ेंगे कि एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन, aldehydes are more reactive than ketone। तो ये आपको समझना है। तो हम लोग बड़ी आसानी से ये बात समझ सकते हैं कि कीटो फॉर्म इन जनरल ज़्यादा होता है 99%। तो जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगी, मैं आपको बता दूं ऐसे सारे केसेस में फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो रिएक्शन होगी वो बहुत ही कम फेवरेबल होगी। तो इन जनरल हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि कीटो ये कीटो से इनॉल का बनना जेंटलमैन, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म में ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि कीटो से जब हम इनॉल की तरफ जाते हैं तो इसका परसेंटेज थोड़ा सा कम रहता है। तो आरएफ जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन is not hold good। बहुत अच्छी नहीं होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन समटाइम्स जब हम इनॉल फॉर्म की बात करते हैं, जैसे हम बात करें CH3CO CH2CO CH3, इसको बोलते हैं कीटो फॉर्म, बीटा डाई कार्बोनिल कंपाउंड। यू कैन सी दैट जेंटलमैन, अल्फा है, दिस वन इज बीटा है, दिस वन इज बीटा है। तो इनको हम डाईओन बोलते हैं, डाईओन, या हम बोल सकते हैं 1 2 3 4, है ना, इस तरह से। तो बीटा डाई कार्बोनिल कंपाउंड, जब हमने बीटा डाई कार्बोनिल कंपाउंड की बात की जेंटलमैन, तो दिस वन इज अल्फा एच। तो हम देखिए क्या कर रहे हैं कि CH3COH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O CH3।
ये हमने इनॉल फॉर्म बनाया जेंटलमैन। और ज़रा देखिए कि यहाँ ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। तो लोन पेयर और ये सिग्मा है, ये पाई है, ये सिग्मा है और ये पाई है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कॉन्जुगेशन हो रहा है सब। तो कॉन्जुगेशन हो रहा है किसमें, इनॉल फॉर्म में, कॉन्जुगेशन इन इनॉल फॉर्म। तो परसेंटेज अभी भी इसकी ज़्यादा रहेगी क्योंकि डाई कार्बोनिल है, डाई कीटोन है। तो ये लगभग जो है ना, इसका कंटेंट 75% होता है, 75%। और इसका कंटेंट अच्छा खासा बढ़ जाता है 25%। इसलिए अच्छा खासा बढ़ जाता है क्योंकि ये जो H है ये इस ऑक्सीजन से H बॉन्ड भी बनाने लगता है। और जब ये ऑक्सीजन से H बॉन्ड बनाने लगता है तो ऐसे H बॉन्ड को हम बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड। मतलब तो इस एग्जाम्पल से, तीसरे एग्जाम्पल से कहानी ये शुरू हुई कि समटाइम्स इनॉल फॉर्म स्लाइटली मोर देन कीटो फॉर्म। कीटो फॉर्म तो स्टेबल है, लेकिन जो इनॉल फॉर्म है वो बढ़ गया या हो सकता है और ज़्यादा बढ़ जाए। तो इनॉल फॉर्म कब स्टेबल होता है ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। मान चलिए कि हम चौथा एग्जाम्पल समझें। और चौथे एग्जाम्पल में हम फिनॉल की बात कर रहे हैं। चौथे एग्जाम्पल में हम फिनॉल की बात कर रहे हैं। और फिनॉल से ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है जेंटलमैन। एरोमेटिक कंपाउंड, देखिए एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब ये साइक्लिक है। इसका प्रत्येक कार्बन क्या है, sp2 है जेंटलमैन, देखें जरा। और इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन भी फॉलो होते हैं, हकल रूल, जिसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन भी फॉलो होते हैं। मतलब ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो जब इसका हम कीटो फॉर्म बनाते हैं यहाँ से H, ये देखिए ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है और ये H यहाँ पे चला जाता है। ये कीटो फॉर्म बनता है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो कीटो फॉर्म हमने बनाया वो कीटो फॉर्म में एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं है। ये एरोमेटिक नहीं है। ये देखो sp3 कार्बन आ गया इसमें, तो ये नॉट एरोमेटिक। तो स्टेबिलिटी तो बहुत तेजी से गिर जाएगी। तो यहाँ पर ये जो हम एरो इस तरह से लगाना है ना, इस तरह से नहीं लगा सकते। मतलब आप देखो कि कीटो फॉर्म से इनॉल का बनना, दिस फॉर्म इज इनॉल, ज़्यादा फेवरेबल है। तो फिनॉल में इनॉल फॉर्म इज मोर स्टेबल देन कीटो फॉर्म। ये आपको ध्यान देना है कि फिनॉल में
इनॉल फॉर्म इज मोर स्टेबल देन, मतलब ये 99% बनता है और ये केवल 1% बनता है। तो किस केस में, अब क्वेश्चन ये आया कि किस केस में हमारा इनॉल फॉर्म ज़्यादा हुआ, तो पहला फैक्टर्स सबसे पहला फैक्टर जो कि सबसे महत्वपूर्ण होगा वो होगा एरोमेटिक कैरेक्टर इन इनॉल। एरोमेटिक कैरेक्टर इन इनॉल। दूसरा फैक्टर क्या होगा, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन या किसी भी प्रकार का कॉन्जुगेशन हो। इन इनॉल, इनॉल में रेजोनेंस हो, हाइपर कॉन्जुगेशन हो या किसी भी प्रकार का कॉन्जुगेशन हो। और तीसरा फैक्टर मैं यहाँ लिख रहा हूँ जेंटलमैन, इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्ड, जो कि अभी बताया था आपको, इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्ड। इन इनॉल, तो इनॉल में इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्ड हो, इनॉल में एरोमेटिक कैरेक्टर आ जाए फिनॉल की तरह, या इनॉल में स्टेबलाइज हो जाए, मतलब अगर इनॉल इनमें से किसी भी फैक्टर के द्वारा प्रभावित होगा तो हम बोलेंगे कि जो इनॉल कंटेंट है वो ज़्यादा होगा कीटो से, और नहीं तो कीटो फॉर्म इज ऑलवेज ग्रेटर देन इनॉल फॉर्म। इनमें से किसी फैक्टर के आने पर, आप ये भी बात ध्यान दें कि इनमें से किसी फैक्टर के आने पर, इनमें से किसी फैक्टर के आने पर भी इनॉल फॉर्म नॉर्मली इंक्रीज करता है। ये मैं पॉइंट आपको बता दे रहा हूँ। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 1, 2, 3 in enol form, due to the presence of factor 1, 2, 3 in enol form, stability of enol and percent content of enol increases तो ये आपको ध्यान में देना है, ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। केवल टॉटोमेरिज्म को सीख करके कि टॉटोमेरिज्म किस में हो रही है किस में नहीं हो रही है, अल्फा एच की जानकारी लेकर के ये बता देना कि हाँ इसमें टॉटोमेरिज्म हो रही है। इसके अलावा भी ये पूरा जो चर्चा हम कर रहे हैं, ये पूरी चर्चा टॉटोमेरिज्म से ही रिलेटेड है। अच्छा क्वेश्चन जो बनेगा वो इनॉल कंटेंट, या मैंने आपको बताया कि नाइट्रो कंपाउंड, कौन सा नाइट्रो कंपाउंड NaOH में सॉल्युबल होगा और कौन सा कंपाउंड NaOH में सॉल्युबल नहीं होगा, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। कॉन्सेप्ट ऑफ एसिटो एसिटिक एस्टर।
जिसको आप बोलते हैं डबल AE, एसिटो एसिटिक एस्टर। एसिटो एसिटिक एस्टर में इसको बोलते हैं एसिटो एसिटिक एस्टर। एसिटो एसिटिक एस्टर में दिस कार्बन इज अल्फा। तो जब इसको हम माइग्रेट कराएंगे तो क्या हो जाएगा साहब, CH3COH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O C2H5। This one is keto form and this one is enol form. Gentlemen, this one is keto form and this one is enol form. अब आप देखें कि यहाँ पे कीटो था और ये एस्टर ग्रुप है, यहाँ पर इनॉल फॉर्म बना, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर हैं, ये सिंगल डबल और ये सिंगल और ये डबल, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर हैं। तो ये तो कंफर्म हुआ कि इसमें कॉन्जुगेशन आया। कॉन्जुगेशन इज प्रेजेंट इन इनॉल। इनॉल में कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, ये बात आपको ध्यान देनी है। अब इसकी दो कंडीशन है। केस नंबर 1 क्या है, एक्वस एसिटो एसिटिक ईस्टर। और अगर हम बात कर रहे हैं एक्वस स्टेट की, तो कीटो रेशियो इनॉल जो बनता है वो 93:7 प्राप्त होता है। ये एक्सपेरिमेंटल डेटा हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। किसमें? एक्वस स्टेट में। सब एक्वस स्टेट में एसिटो एसिटिक ईस्टर जिसमें आप टॉटोमेरिज्म करा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। एक्वस स्टेट में एसिटो एसिटिक ईस्टर में कीटो कंटेंट जो होता है वो 93% होता है और जो इनॉल होता है वो 7% होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि साहब एक्वस का मतलब हुआ पानी। जब पानी रहता है तो इसका जो कीटो फॉर्म है, वो वाटर के साथ क्या बना लेता है? इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड। ये जो कीटो फॉर्म है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कीटो फॉर्म कैन मेक इंटरमॉलिक्यूलर H bond with water। जबकि ये तो OH है तो ये पानी से H बॉन्ड नहीं बना पाएगा। तो एक्वस स्टेट में आपको ये ध्यान रखना है कि किस प्रकार से जो कीटो फॉर्म है वो जल के साथ, मतलब वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। एसिटो एसिटिक एस्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। एक्वस स्टेट में कीटो फॉर्म कितना है? 93% है और जो इनॉल फॉर्म है वो कितना है? 7% है। देखिए क्या होता है कि हमारे पास था ये हमारे पास था AA का कीटो फॉर्म।
gentlemen, this one is keto form. अब यहां पर देखो आप कि ये वाटर के साथ इंटरमॉलिक्यूलर, वाटर के साथ ये कौन सा बॉन्ड बन रहा है, देखो ये कौन सा बॉन्ड बन रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड ये वाटर के साथ बन रहा है, तो ये स्टेबिलिटी को गेन कर रहा है जेंटलमैन। अब जब ये वाटर के साथ इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड बना रहा है तो ये स्टेबिलिटी को गेन कर रहा है। तो यहाँ पर कीटो फॉर्म एक्वस स्टेट में 93% है। अगर इसे मैं लिक्विड स्टेट में चेक करूँ, केस नंबर 2 देखें जरा, केस नंबर 2 में क्या होगा कि अगर ये लिक्विड स्टेट में है, कौन, EE, अगर ये लिक्विड स्टेट में है, ध्यान देना है, केस नंबर 2, कि इन लिक्विड स्टेट प्रवाही अवस्था में सिचुएशन क्या होगी, कीटो और इनॉल का जो परसेंटेज होगा, तो कीटो 25% होगा और जो इनॉल होगा वो 75% होगा साहब। यहाँ पर इनॉल बढ़ गया, देखिए CH3COH डबल बॉन्ड CH, CO, C2H5 लिक्विड स्टेट है, पानी तो है नहीं सब, है ना। दिस वन इज इनॉल फॉर्म, दिस वन इज इनॉल फॉर्म। तो यहाँ पर देखिए इसका जो H है और इसका जो ऑक्सीजन है, ये मॉलिक्यूल के अंदर ही सब इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्ड बना रहे, इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्ड। तो जब ये इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड बना रही हैं, तो देखो साहब, एक तो इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड हो रहा, दूसरा क्या है कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर हैं, तो लोन पेयर सिग्मा पाई सिग्मा और ये पाई और ये लोन पेयर, तो कॉन्जुगेशन भी हो रहा, मतलब आप समझो कि रेजोनेंस भी हो रहा, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड भी हो रहा, मतलब कॉन्जुगेशन भी हो रहा और प्लस इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्ड भी हो रहा। तो इनॉल कंटेंट बढ़ जाएगा तेजी से, और जब इनॉल कंटेंट बढ़ेगा तो इनॉल कंटेंट कितना मिलेगा, 75%। तो ध्यान देना है, वेरी इंपॉर्टेंट केस, एसिटो एसिटिक एस्टर, वेरी इंपॉर्टेंट केस, एसिटो एसिटिक एस्टर में जब आप बात करेंगे एक्वस स्टेट में तो कितना होगा कीटो फॉर्म, तो कीटो फॉर्म होगा 93% और इनॉल कितना होगा 7%। लेकिन लिक्विड स्टेट में जो इनॉल फॉर्म होगा वो 75% होगा और जो कीटो होगा वो 25% होगा। जेंटलमैन, मैंने दोनों के कारण आपको डिस्कस कर दिए। अब ये ध्यान देना है कि इस तरह के केस में ध्यान देना है कि इनॉल कंटेंट इंक्रीजेस, इनॉल कंटेंट बढ़ता है एज
नंबर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इंक्रीजेस, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप जितने ज़्यादा होंगे तो इनॉल में इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड उतना ज़्यादा होगा, कॉन्जुगेशन उतना ज़्यादा होगा। इफ नंबर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप आर सेम देन इनॉल कंटेंट directly proportional to number of अल्फा H। तब इनॉल कंटेंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? अल्फा H के। देखिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग कि मान चलो क्वेश्चन आपको दिया गया एसिटाइल एसीटोन, एसिटाइल एसीटोन, एसिटाइल एसीटोन का फॉर्मूला बड़ा आसान हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O, अब एस्टर तो है नहीं तो एसीटोन। तो देखो ये अल्फा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी डाई कीटोन है, तो इसमें भी हम एक्वस स्टेट, लिक्विड स्टेट है ना, और गैस फेज, इसमें गैस फेज भी आ जाएगा क्योंकि ये एस्टर नहीं है, तो इसमें 3 फेज आ जाएंगे, एक्वस स्टेट, लिक्विड स्टेट और इसमें गैस फेज भी आ जाएगा। तो इसमें जो कीटो इनॉल एक्वस स्टेट में कीटो इनॉल मतलब ये 85 और ये 15 रहेगा, क्योंकि वही कारण रहेगा ना, एक्वस स्टेट में इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड से कीटोन स्टेबल होगा। फिर लिक्विड स्टेट में क्या होगा? इनॉल बढ़ेगा, तो जब लिक्विड स्टेट आएगा तो ये 24 और ये 76 हो जाएगा, लगभग वही 25-75। और गैस फेज में ये कीटो रहेगा 8 और ये 92 हो जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट केस हैं जिनमें आपको इनॉल कंटेंट देखना है, चेक करना है कि किस प्रकार से टॉटोमेरिज्म संपन्न होती है। अल्फा H हम चेक करते हैं, 1,3 टॉटोमेरिज्म बताया आपको, नाइट्रो कंपाउंड में भी पाई जाती है। किस तरह से उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि कौन सा नाइट्रो कंपाउंड सॉल्वेबल है, इस तरह की सारी चर्चाएं आप कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और इनॉल कंटेंट पे पूरा फोकस दे सकते हैं कि पहला एरोमेटिक चेक करो, फिर कॉन्जुगेशन में रेजोनेंस हो या हाइपर कॉन्जुगेशन हो, इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड हो, ठीक है ना। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं और इनॉल कंटेंट का जो परसेंट है वो बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये सारे एक्सपेरिमेंटल डेटा हैं, सो यू हैव टू लर्न, ओके। इनके लिए कोई फार्मूला नहीं है, तो आप तैयार करेंगे। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म खत्म होता है, कल से हम लोग शुरू करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल पहले पढ़ेंगे, ऑप्टिकल बाद में। ऑल द बेस्ट।